जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और पिछली क्लास में जो पॉलिटी की हमारी रेगुलर क्लास चल रही है, इसमें हमने विधेयक को लेकर बात शुरू की थी और लास्ट क्लास में हमने संविधान संशोधन और जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उन सब पर चर्चा की, बहुत अच्छे से चर्चा की। और मैं आशा करता हूं जिन्होंने पूरी क्लास की होगी उनको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। और मैं इस बात की भी कामना करता हूँ कि इन सब टॉपिक्स से, जो टॉपिक्स आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बनेंगे वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। ये टॉपिक्स आपके लिए आपके परीक्षा में लाभदायक सिद्ध हो। इन टॉपिक्स से ही आपके क्वेश्चंस बनने, तो मैं ऐसी कामना करता हूं। तो इसी के साथ ही आज जो हम बात करेंगे इस विधेयक पर ही बात करेंगे। और हमने कल देखा था कि हम 4 प्रकार के विधेयकों को देखते हैं हम। जैसे एक साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक है। इसी प्रकार से एक संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक। इसी प्रकार से धन विधेयक है, और एक वित्त विधेयक, और एक क्या है, वित्त विधेयक है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो कल की जो हमारी चर्चा रही थी वो किस विधेयक पर रही थी? संविधान संशोधन विधेयक पर रही थी। कि जो भी संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन विधेयक है, उसके हमने एक पहलू को अच्छे से देख लिया। और कौन कौन से कितने प्रकार के संशोधन होते हैं, कौन से संशोधन अनुच्छेद 368 में आते हैं, कौन सा संशोधन जो है संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता है, जो साधारण बहुमत से होता है। तो साधारण बहुमत में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सभी चीज़ों को हमने लास्ट क्लास में, पूरी पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और मैं यहाँ तक मानता हूँ कि अगर आप लोगों ने पूरी क्लास की है तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करो। और जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर करो। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस जरूर करो, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए आज जो हम शुरुआत करेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक को समझ के, फिर उसके बाद साधारण विधेयक पर हम लोग आएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन विधेयक यानी कि मनी बिल, और ये फिनांस बिल। तो ये दोनों जो बिल हैं, जो विधेयक हैं, ये किस तरीके से महत्व रखते हैं वो हमारी परीक्षा में आप लोग अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते भी होंगे। तो चलिए समझते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक के कंसेप्ट को। तो यहाँ पर शुरू करते हैं धन विधेयक को लेकर। सबसे पहले किसको लेकर बच्चे? धन विधेयक को। तो जो धन विधेयक है ये संविधान के अनुच्छेद 110 में है। किस में है? संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या बताया गया है? धन विधेयक बताया गया, मनी बिल को समझाया गया है। तो जो धन विधेयक है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वित्त विधेयक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कई बार पुटअप किए जाते हैं और अधिकांश कन्फ्यूजन लोगों को इसमें बना रहता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 110 है ये धन विधेयक को क्या करता है? परिभाषित करता है, बताता है कि धन विधेयक क्या होगा। तो धन विधेयक क्या होगा भाई? तो धन विधेयक के होने के कुछ जो लक्षण हैं, यानी किसको हम धन विधेयक कहेंगे, या कोई विधेयक कब धन विधेयक कहलाएगा, या कोई विधेयक कब धन विधेयक होगा, उसके क्या कारण होंगे। देखिए सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि धन विधेयक जो है वह किसके कौन निर्धारित करता है, कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा। तो निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। अभी लोकसभा का अध्यक्ष ऐसे ही किसी भी विधेयक को धन विधेयक थोड़ी घोषित कर देगा। तो इसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान क्या किया गया है, कुछ चीजें बताई गई है कि कोई विधेयक धन विधेयक कब होगा, जब वह क्या कर रहा हो, वह कर में, यानी जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे किसी प्रकार के कर को, किसी भी कर को बढ़ा रहा हो, घटा रहा हो या समाप्त कर रहा हो। सिंपल सा कंसेप्ट, किसी भी तरीके का टैक्स अगर सरकार बढ़ा रही है, घटा रही है या उसे समाप्त कर रही है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक धन विधेयक के मामले में होगा। यानी किसी विधेयक में अगर टैक्स के मामले में बात की जा रही है और वो टैक्स बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है या फिर खत्म किया जा रहा है, तो वह धन विधेयक होगा। इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष लेगा। इसी प्रकार से अगर केंद्र सरकार कहीं से उधार लेती है, केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ऋण, ठीक है,
जो केंद्र सरकार ऋण लेती है उसका विनियमन कैसे होगा, है ना, उसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा। ये बात अगर यानी कि कहीं से लोन लेना है, ठीक है, किसी देश से ऋण लेना है, किसी विदेशी बैंक से हमें ऋण लेना है, सरकार को, केंद्र सरकार को ऋण लेना है, तो वह पहले एक धन विधेयक के माध्यम से इस बात को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा, विनियोग नियंत्रित एक तरीके से रेगुलेट किया जाएगा कि हमें कितना लेना है, जो मिलेगा वो किस तरीके से बांटा जाएगा अपने राज्यों के बीच में या अपने जो भी सहयोगी होंगे उनके बीच में, या किस तरीके से उस पर काम किया जाएगा, उसको लेकर काम किया जाएगा। तो यहाँ पे विनियोग यानी कि अगर आप केंद्र सरकार कहीं से ऋण लेती है तो उसके लिए भी अगर वह किसी विधेयक में डाला गया है तो वह विधेयक क्या होगा, धन विधेयक होगा, और इस बात का निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि भारत की संचित निधि से, जो कि भारत की संचित निधि होती है, संचित निधि जो 266 में बताया गया है, और एक आकस्मिकता निधि जो कि 267 में बताया गया है। इनमें किसी भी तरह से पैसा या फिर कहा जाए कि धन को जमा करना, क्या करना बच्चे, धन जमा करना, या इनसे धन को निकालना, तो उसके लिए जो विधेयक लाया जाएगा वो कैसा विधेयक होगा बच्चे, धन विधेयक होगा, और इस बात का निर्णय कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष लेगा। तो इस आधार पर हो, संचित निधि में पैसा जमा करना हो या निकालना हो, आकस्मिकता निधि से पैसा जमा करना हो या निकालना हो, तब उस पर क्या किया जाएगा, उस पर निर्णय कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष लेगा और कहेगा कि ये धन विधेयक है। तो धन विधेयक की ये पहचान एक तरीके से होती है। इसी तरीके से संचित निधि से, संचित निधि से जो व्ययों का भार है, संचित निधि पर लिख लीजिए, संचित निधि पर क्या होगा, व्ययों का भार अगर बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, बहुत से सैलरी होती है तो सैलरी अगर बढ़ाई जाती है किसी तरीके से, जो संचित निधि पर भार पड़ता है उसका, तो उसके लिए भी जो बिल लाया जाएगा वो क्या होगा, धन विधेयक होगा। और इन सब पर जो अंतिम निर्णय लेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा, वो कौन लेगा बच्चे, लोकसभा अध्यक्ष लेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक कब होगा, जब उसके अंदर ये लक्षण विद्यमान होंगे, ये लक्षण होंगे तो वो विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। और उस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा, अंतिम निर्णय लेगा लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है कि यह विधेयक धन विधेयक होगा, और उस पर चर्चा होगी आगे। और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिए गए निर्णय को जो है ना तो राष्ट्रपति द्वारा, ना ही संसद द्वारा, और ना ही किसी न्यायालय द्वारा, किसी न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि अंतिम निर्णय का मतलब क्या हो गया कि इसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि धन विधेयक क्या होगा, धन विधेयक के क्या लक्षण होते हैं, ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। धन विधेयक ये होते हैं। तो ये किसमें परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 110 में बताया गया है। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को अंकित करता है, एक तरीके से उसे निर्धारित करता है, अंकित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक होगा। और यह धन विधेयक फिर कहाँ जाएगा, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा। अभी संसद में उस पर चर्चा नहीं होगी। पहले क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष जो होगा, लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष होगा बच्चे, वो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, वह लोकसभा अध्यक्ष उसको अंकित करेगा। किस चीज को अंकित करता है, यह अंकित करता है कि वह धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, इस चीज को अंकित करेगा वह। और इस चीज को अंकित करने के बाद कि ये अब किसने, लोकसभा अध्यक्ष ने अंकित कर दिया कि यह धन विधेयक है, तो इस धन विधेयक को कहाँ भेजा जाएगा, अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। क्यों राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, क्योंकि संसद में चर्चा करने से पहले, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, कि संसद में चर्चा करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, पूर्वानुमति आवश्यक होती है। तो संसद में जो पेश किया जाएगा धन विधेयक, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाएगा। तो लेकिन उससे पहले कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा। तो यहाँ तक बात जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं धन विधेयक को पारित करने की जो एक प्रक्रिया है ना, जो प्रोसीजर है कि कैसे हम धन विधेयक को पारित करेंगे या पास करेंगे संसद से,
उसको देख लेते हैं। टू द पॉइंट चीज़ों को लेंगे, आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए अपने, ताकि ये आपके एग्जाम्स में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स एक शब्द वाले इस तरीके से बनाइए कि जब आप एक बार देखें, एक बार ही देखें और फिर उसके बाद आपको जो है क्या हो जाए, दिमाग में फिट हो जाए, कहानी सारी याद हो जाए। मेरे जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो चीज़ों को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ये समझिए कि मेरी बातें आपके दिमाग में, जैसे ये टॉपिक आएगा वैसे ही आपके दिमाग में जो है कहानी से चलनी शुरू हो जाएगी कि भाई मैं क्या बोल रहा था, क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो विधेयक को जो पारित करना है, पारित की जो प्रक्रिया है, जो किस तरीके से पारित किया जाएगा, तो सबसे पहली बात कि धन विधेयक लाया कहाँ जाएगा, लाया जाता है लोकसभा में। ठीक है, धन विधेयक कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है बच्चे, लोकसभा में लाया जाता है। इसे केवल कहाँ लाया जाता है, इसे लोकसभा में लाया जाता है। केवल कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो केवल और केवल लोकसभा में इसे लाया जाता है। किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर या राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर। ठीक है, बात एक ही है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर या पूर्वानुमति पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहली बात कहाँ, केवल लोकसभा में। ठीक है, इस शब्द को भी ध्यान रखिए, केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाएगा। और यह विधेयक जो है कैसा विधेयक होगा, जो लोकसभा में लाया जाता है, ये विधेयक धन विधेयक कैसा विधेयक होता है, धन विधेयक होता है बच्चे, सरकारी विधेयक होता है। कैसा विधेयक होता है, सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक का मतलब क्या हो गया बच्चे, सरकारी विधेयक का मतलब हो गया कि यह जो विधेयक है केवल कौन लेकर आएगा, केवल मंत्री लेकर आएंगे। मैंने अच्छे से समझा दिया है कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर होता है। अगर ये गैर सरकारी विधेयक होता तो कोई भी लेकर आ सकता था इसे, या फिर माफ कीजिएगा, जो अगर गैर सरकारी विधेयक होता तो कौन लेकर आता, जो मंत्री नहीं है वह सदस्य लेकर आता। और ये चूंकि सरकारी विधेयक है तो इसे कौन लेकर आएगा, केवल और केवल मंत्री लेकर आएगा बच्चे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है अपने माइंड को, आराम से चलना है चीजों को। तो ये केवल मंत्री द्वारा लाया जाता है। अब इसके बाद जब यह लोकसभा से पारित हो जाता है, ठीक है, कहाँ से पारित हो गया, लोकसभा से पारित हो गया, तो ये कहाँ भेजा जाएगा, यह भेजा जाएगा राज्यसभा में। दूसरा सदन भी तो है हमारा एक, राज्यसभा में। लेकिन पहले कहाँ लाया जाएगा, इसको लाया ही कहाँ पे जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, विधेयक पारित होने के बाद कहाँ से, लोकसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, ये राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में इस पर विचार करने के लिए इसे भेजा जाता है। फिर इसके बाद धन विधेयक के संबंध में अगर हम देखें तो राज्यसभा की शक्तियां जो हैं वो सीमित हैं। क्या है, शक्तियां सीमित हैं। क्या है बच्चे, शक्तियां कैसी है, सीमित शक्तियां हैं राज्यसभा की। किसके मामले में, धन विधेयक के मामले में। ये जो विधेयक होता है इसके मामले में इसकी शक्तियां सीमित होती हैं, क्योंकि राज्यसभा को इस पर अपना विचार करके कितने दिनों का टाइम होता है, 14 दिनों में। कितने दिनों में, 14 दिनों के भीतर इसे वापस लौटाना होता है। कैसे, लोकसभा को लौटाना होता है। अब इसने जो विचार किया है इसमें यह क्या नहीं कर सकता है, इस विधेयक को यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं। ये जो धन विधेयक होता है इसमें राज्यसभा ना तो इसे संशोधित कर सकती है अपने बिहाफ पर, ठीक है, संशोधित नहीं कर सकती है, और ना ही अस्वीकृत कर सकती है। ठीक है, ये दोनों में से कोई काम नहीं करेगी। बस क्या कर सकती है, विचार करके कोई सिफारिश कर सकती है, संशोधन की सिफारिश कर सकती है, या किसी तरीके की सिफारिश कर सकती है कि भाई इसमें जो है ये चीज़ें बदल दी जाएं, या ये चीज़ें जो हैं इसमें और ऐड होनी चाहिए, इसे हटा दिया जाना चाहिए। ऐसी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। तो यानी कि विचार करके राज्यसभा क्या करेगा, सिफारिश करेगा। और सिफारिश करेगा तो उस सिफारिश को लोकसभा द्वारा, किसके द्वारा बच्चे, लोकसभा द्वारा मानना या ना मानना, मानना या ना मानना किस पर डिपेंड करता है, लोकसभा पर डिपेंड करता है। क्लियर है। यदि 14 दिन के भीतर नहीं लौटाती है राज्यसभा तो क्या हो जाएगा कि ये माना जाता है कि राज्यसभा से यह पारित हो गया है, ये स्वतः ही पारित माना जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ तक। अगर किसी को कोई रॉकेट साइंस लग रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर कोई बात ऐसी लग रही हो जो समझ में ना आई हो, ठीक है, तो कमेंट में जरूर डालिए, ताकि उसका निदान जो है अगली क्लास में किया जा सके। तो शेयर कर दो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के बीच में। भाई शेयर बहुत कम होते हैं यार आप लोगों के,
अगर आपको अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है तो भाई अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर करो, बताओ कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जी हम क्यों बताएं अपना सोर्स, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये भी चीज़ देखी जाती है। तो भाई ऐसा मत करो। अब जो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है, तो उनको भी तो कुछ एक चीज़ मिलनी चाहिए कि हाँ मेहनत कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँचे, केवल अपना ही मत सोचो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैंने बताया राज्यसभा पारित माना जाता है, 14 दिन के भीतर अगर नहीं लौटाता है तो ये माना जाएगा। क्लियर है। तो बात यहाँ पर क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो ये है एक प्रक्रिया है कि धन विधेयक जो है यहाँ इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरा। अब इसके बाद ये धन विधेयक एक बार फिर से, बहुत बार कैंडिडेट इस बात के लिए कंफ्यूज होते हैं कि राष्ट्रपति की सिफारिश से ये लाया गया है। कैसे लाया गया? राष्ट्रपति की सिफारिश से लाया गया है। अब जब राष्ट्रपति की सिफारिश से लाया गया है तो क्या होगा कि इसे अब पास होने के बाद दोबारा नहीं भेजा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। धन विधेयक जो है एक बार फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। मतलब अब क्या समझ में आ गया? मतलब ये आया कि पहले तो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लाया जाएगा, फिर उसके बाद लोकसभा में इस पर चर्चा होगी, फिर दूसरे सदन में वहां से पास होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए, फिर 14 दिन के भीतर भीतर राज्यसभा को अपना जो है इसको पास करके भेजना होता है। नहीं भेजेगा तो वही पास ही है। राज्यसभा को इस पर कोई बड़ा अधिकार थोड़ी है, कुछ नहीं अधिकार है। मैंने बता दिया कि शक्तियां क्या है? सीमित है, अधिकार सीमित है। जब अधिकार सीमित है तो 14 दिन से ज्यादा रख नहीं सकता है। और अधिकार सीमित और कैसे है कि ना तो इसमें कोई संशोधन कर सकता है या ना ही उसे अस्वीकृत कर सकता है। तो 14 दिन के बाद अगर ना भी लौटाए तो भाई पास है, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलती है। अब यहां से पास होने के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद कहां जाएगा कोई विधेयक? राष्ट्रपति के पास जाएगा सहमति के लिए। क्लियर है। तो अब राष्ट्रपति यहां पर अपनी जो वीटो शक्ति है, किसकी? जो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है उसका उपयोग जो है यहां पर राष्ट्रपति जो है वो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहां पर जो दिया गया है वो यही दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है उसे अपनी सहमति प्रदान करेंगे, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएंगे। वीटो शक्ति का भी उपयोग कौन सा करेंगे? वीटो शक्ति का उपयोग करेंगे कि या तो इसे अपने पास स्वीकृति को रोक कर रखेंगे या फिर स्वीकृति प्रदान कर देंगे। ठीक है, दो चीज ध्यान में रखिएगा इसमें, या तो स्वीकृति दे देंगे राष्ट्रपति या फिर क्या करेंगे कि स्वीकृति को रोक कर रखेंगे, स्वीकृति को रोक कर रखेंगे। ठीक है, लेकिन जो तीसरा वाला है पुनर्विचार, पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि जब पहले ही सिफारिश उन्होंने दे दी है, पहले ही उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, अनुमति दे दी है, तो वो चाहते हैं कि ये पास हो, तो बस वो क्या कर सकते हैं? स्वीकृति दे सकते हैं तुरंत, या फिर स्वीकृति को रोक सकते हैं कुछ समय के लिए कि अभी दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा दूसरी जगह पे बिजी हूं। ठीक है, तो ये चीज देकर वो देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए आप स्वीकृति दे ही देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रहती है कि स्वीकृति नहीं देते हैं। क्लियर है। तो ये था आपका धन विधेयक, सिंपल और सरल भाषा में मैंने आप लोगों को समझा दिया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 110 अनुच्छेद है इसका। ठीक है, लोकसभा में ही केवल लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? केवल लोकसभा में ही इसको लाया जा सकता है और कहीं नहीं लाया जाएगा। इस पर जो है राज्यसभा को लेकर शक्तियां बहुत ही ज्यादा सीमित हैं और यह धन विधेयक में किसी तरीके का संशोधन नहीं कर सकता है, इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। यह सरकारी विधेयक होता है और ये केवल मंत्री द्वारा लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? क्योंकि ये सरकारी विधेयक है। क्लियर है। तो यहाँ पर 14 दिन का समय होता है किसके पास? जो हमारा उच्च सदन है, राज्यसभा है, उसके पास। अगर वह 14 दिन में नहीं लौटाता है तो वह राज्यसभा से पारित माना जाता है। राज्यसभा के द्वारा की गई सिफारिशें लोकसभा पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। लोकसभा माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें इस तरीके से धन विधेयक के मामले में हमें देखने को मिलती हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ तक जो है कंसेप्ट आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो वित्त विधेयक है वो क्या है। धन विधेयक क्लियर। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। इतना मैं इसे मिटा देता हूं, आप लोग पीछे का एक बार नजर डालिए, पढ़िए अपनी नोटबुक में। अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया है तो जल्दी से एक बार नजर डालिए, पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दिए। मैं आप लोगों को रोज कहता हूं कि ठीक 9 बजे सुबह में क्लास आ जाती है। अगर मेरे साथ डिस्कशन करना है तो ठीक 9 बजे क्लास करने बैठ जाया करो और लाइव चैट चल रहा होता है। कोई भी डाउट हुआ करे
तो वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हो लाइव चैट, ठीक है। जब तक क्लास चलेगी सुबह 9 बजे से तब तक जो है लाइव चैट रहेगा। और लाइव चैट जब रहेगा, पहला जो शुरुआती घंटा रहता है, जो भी घंटा है वो लाइव चैट का होता है। प्रीमियर लगाता हूँ मैं, अभी लाइव तो आ नहीं सकते, तो वहाँ पर जो भी आपको डाउट हो, कोई भी कंसेप्ट हो, लाइव चैट चलता है, आप अपना डाउट रखिए, मैं तुरंत हाथों हाथ वहाँ पे आंसर देने के लिए बैठा रहता हूँ। लेकिन जो कैंडिडेट्स होते हैं वो देखते हैं रात को। अब रात को देखोगे तो भाई मैं रात को तो भाई आपका डाउट नहीं देख सकता ना, तुरंत जवाब नहीं दे सकता। अब फिर अगले दिन इतना काम रहता है कि भाई हम कमेंट्स को पढ़ें ना पढ़े, जिसको हमने पढ़ लिया, देख लिया कि भाई इन्होंने ये दिया है, और बहुत पुरानी वीडियोज़ पर भी कमेंट हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा निकल जाती हैं हाथ से, क्वेश्चंस कुछ छूट जाते हैं। तो इसी वजह से रेगुलर एक देखते रहिए। किसी दिन क्लास नहीं आ पाती है तो घबराइए नहीं, अगले दिन जरूर उसी टाइम पर क्लास आएगी, क्योंकि किसी ना किसी वजह से रुक जाती है, कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं किसकी, वित्त विधेयक की। वित्त विधेयक की तैयार हो जाइए अपने अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अब एग्जाम्स की डेट धड़ाधड़ आने वाली हैं, एक के बाद एक आने वाली है, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था और बताया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक के बारे में जो बताया गया है वो 117 में बताया गया। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 117 में बताया गया। देखिए, वित्त विधेयक के दो टाइप हैं, एक टाइप 1 और एक है बच्चे टाइप 2। ठीक है, दो टाइप होते हैं, सिंपल। अभी केवल इतना देखिए कि वित्त विधेयक जो है 117 में है। देखिए, वित्त विधेयक और धन विधेयक में एक माइल्यूट सा अंतर यह है कि धन विधेयक में क्या होता है कि पैसा आता है ना, पैसे आने का कंसेप्ट हो, टैक्स लगा दिया, ऋण ले लिया, है ना, जो भारित व्यय है, संचित निधि है, उसमें पैसा जमा करना, उससे निकालना, तो एक तरीके से पैसा आने का कंसेप्ट उसमें ज्यादा होता है। वित्त विधेयक में जो होता है, इसमें जो खर्चा किया जाता है, जो पैसा होता है, उसको विकासात्मक कार्यों के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, क्या, विकासात्मक कार्यों के लिए, तो उसको लिया जाता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक वह वित्त विधेयक का भाग है। किसका? वित्त विधेयक का भाग है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, हर धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई कि जो धन विधेयक होता है, जो 110 में बोला गया है और जो 117 में बोला गया है, इनमें अंतर क्या है? एक महत्वपूर्ण, कि जो धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक हो सकता है, कोई भी धन विधेयक, यानी कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज में बात को ध्यान में रखिएगा। तो वित्त विधेयक को जो है इन दो श्रेणियों में हम लोग देखते हैं, कौन कौन से, टाइप 1 और टाइप 2 में। और इस बात को ध्यान रखिए कि सभी जो धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक होंगे और सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। तो ये कंसेप्ट भी जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम एक तरीके से सिंपल तरीके से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो टाइप 1 है और टाइप 2 है, इन दोनों में एक बेसिक अंतर क्या है। ठीक है, तो ऐसे टाइप 1 और इधर लिख लेते हैं टाइप 2। इसमें जो एक मूलभूत अंतर है, वो मूलभूत अंतर जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति को लेकर बताई गई है। किसको बताई गई है? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति को लेकर। तो पहला यही है कि जो टाइप 1 वाला है, जो टाइप 1 होगा वो क्या होगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में लाया जाएगा। लाया तो कहा जाएगा, ये लोकसभा में लाया जाएगा। ये कहाँ लाया जाएगा? एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये लोकसभा में लाया जाएगा। और कैसे लाया जाएगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। तो ये तो आप लोग समझते ही हैं। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो ये भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाने की आवश्यकता इसको नहीं है। ठीक है, इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है और यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। देखिए 110 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 110 में जो जो चीजें मैंने बताया, टैक्स वगैरह, वो सारे विषय भी जो हैं इसी में ही, इसमें भी होते हैं, लेकिन इनमें अधिकांश चीजें जो होती हैं वो विकासात्मक कार्यों के लिए देखी जाती है। दूसरा पॉइंट कि अगर विधेयक पर क्या हो रहा है, ये भी इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं।
ठीक है बच्चे, पूर्व अनुमति जो है वो आवश्यक नहीं होती है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो हम देखते हैं वो क्या दूसरा पॉइंट है वो यही है, बाकी जो पॉइंट है वो दोनों में सिमिलर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा में ही लाया जाएगा टाइप 1, और ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया जाएगा। ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है टाइप 2 में। इसके बाद दोनों में जो है समानता है, कोई रॉकेट साइंस इन दोनों में अलग अलग नहीं है। जैसे कि टाइप 1 पर राज्यसभा को राज्यसभा को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, पूर्ण शक्ति प्राप्त है। अब धन विधेयक से कंपेयर कीजिए कि धन विधेयक पर क्या राज्यसभा को पूर्ण शक्ति प्राप्त है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि धन विधेयक पर जो पूर्ण अधिकार है वो किसका है? लोकसभा का अधिकार है, और राज्यसभा का सीमित अधिकार है, जो कि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। और इसमें वह ना तो संशोधन कर सकता है ना ही उसे अस्वीकार कर सकता है। लेकिन वित्त विधेयक अगर होगा तो उसे राज्यसभा क्या कर सकता है? संशोधित भी कर सकता है, पूरा अधिकार है। और उसे क्या कर सकता है? अस्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? सेम यही चीज आप इधर लिख लीजिएगा। ठीक है, सेम यही चीज, राज्यसभा की पूर्ण शक्ति प्राप्त है और वह संशोधित भी कर सकता है। थोड़ा समय बचाते हैं, सेम वही चीज जो है आप वहां पर लिख लीजिएगा। अब इसी तरीके से क्या हो, अब तो ये किसी दोनों ही सदन में जाएगा, इसे बेशक लोकसभा में लाया गया, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा भी इसे अस्वीकार कर सकता है। तो अब क्या हुआ कि राज्यसभा में गया तो राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, या फिर क्या हुआ कि राज्यसभा ने जो संशोधन किया था उस संशोधन को मानने से लोकसभा ने मना कर दिया। तो अब ये स्थिति क्या हो गई? द्वंद्व वाली स्थिति हो गई, युद्ध वाली स्थिति हो गई। और वो युद्ध वाली स्थिति किनके बीच हो गई? लोकसभा और राज्यसभा के बीच में ये स्थिति हो गई। तो अब क्या किया जाएगा? अब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। ठीक है बच्चे, संयुक्त अधिवेशन यानी कि संयुक्त बैठक। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान धन विधेयक के मामले में नहीं है। धन विधेयक को अलग अलग, कैसे? अलग अलग दोनों सदनों में पारित करना होता है। ठीक है, अलग अलग पारित करना होता है दोनों सदनों में। ठीक है, ये चीज समझ में रखिएगा। ठीक है, लेकिन वित्त विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। सेम यही चीज टाइप 2 में भी होगा कि वित्त विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अभी देखेंगे, डिटेल में बात कर लेंगे संयुक्त अधिवेशन के बारे में भी, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अधिकांश बच्चे केवल इतना ध्यान में रखते हैं कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, बस काम खत्म। अनुच्छेद याद रख लेते हैं ज्यादा, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम समझेंगे अभी संयुक्त अधिवेशन क्या होगा। तो आज हम यही वित्त विधेयक आज हमने देख लिया, वित्त विधेयक, धन विधेयक देख लिया। अब साधारण विधेयक देखेंगे, फिर उसके बाद जो है ये जो संयुक्त अधिवेशन है ये क्या है, इन विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो इसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है इस पर अपने तीनों वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं, है ना, कैसी की शक्तियां कि वह उसे स्वीकृति दे सकता है, अपने पास होल्ड रख सकता है या भेज सकता है। तो यहां लिख सकते हैं राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो सेम यही चीज बच्चे कहां, इधर लिख लो। क्लियर है? देखिए, अंतर केवल टाइप 1 और टाइप 2 में यहां पर है। ये लोकसभा में लाया जाएगा, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। लेकिन बाकी सब यही है कि अगर क्वेश्चन सिंपल जो बनेगा वो कैसे बन सकता है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा या वित्त विधेयक को राज्यसभा संशोधित कर सकती है ना, आराम से संशोधित कर सकती है। तो ये चीज आ जाता है। संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, ये हो सकता है। तो क्वेश्चन आराम से इन सबसे पुटअप हो सकते हैं। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा वित्त विधेयक क्या है, जो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत बताया गया है। अब बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में जरूर लिखेगा। अब बात कर लेते हैं साधारण विधेयक। किसकी बात करते हैं बच्चे? साधारण विधेयक की। कि जो साधारण विधेयक है वो क्या है। साधारण विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक। जो साधारण विधेयक है इसके बारे में बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 107 में। किसमें बताया गया बच्चे? संविधान के अनुच्छेद 107 में बताया गया है। ठीक है,
तो जो साधारण विधेयक है जो संविधान के अनुच्छेद 107 में बताया गया है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि संविधान विधेयक जो साधारण विधेयक है ये 107 में बताया गया है। और जानते हैं कि जो साधारण विधेयक है यह दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी लाया जा सकता है। और लोकसभा और राज्यसभा में इसे मंत्री द्वारा लाया जा सकता है या गैर सरकारी रूप से लाया जा सकता है, व्यक्तिगत रूप से लाया जा सकता है, गैर सरकारी विधेयक भी हो सकता है ये, ठीक है। सरकारी विधेयक भी हो सकता है साधारण विधेयक, या गैर सरकारी विधेयक भी हो सकता है। इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है, पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लेकर चलिए। साधारण विधेयक 107 में बताया गया है, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी लाया जा सकता है, मंत्री भी ला सकता है, यानी कि सरकारी विधेयक भी हो सकता है, गैर सरकारी विधेयक भी हो सकता है। राज्यसभा इसे संशोधित भी कर सकती है। मान लिया कि राज्यसभा में एक लोकसभा में लाया गया, लोकसभा से राज्यसभा में गया, ठीक है, तो वहां पर क्या किया, राज्यसभा को इसमें शक्ति प्राप्त है कि वह इसे संशोधित भी कर सकती है, ठीक है, और अस्वीकृत भी कर सकती है, अस्वीकृत भी कर सकती है, ठीक है। अस्वीकृति के मामले में क्या होगा, अस्वीकृति के मामले में हम लोग देखेंगे कि साधारण विधेयक को जो है संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं हम लोग, ठीक है, संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं कि अस्वीकृति के मामले में संशोधन को ना मानने पर कोई गतिरोध हो जाए, द्वंद्व हो जाए, तो क्या हो सकता है कि साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। इसके लिए बुलाया जा सकता है संयुक्त अधिवेशन को, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए यहाँ तक, ठीक है, सिंपल है ये, ठीक है। और इसके साथ ही जो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक राज्यसभा अगर लोकसभा से पारित होकर आया है तो राज्यसभा, ये टाइम याद रखिएगा, राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है अपने पास, कितने तक, 6 माह तक रोक सकती है। साधारण विधेयक को रोकने का टाइम कितना है, राज्यसभा के पास 6 माह का टाइम है, कितना है, 6 माह का टाइम है। अब इसके बाद दोनों ही सदनों से यह पारित हो जाए, मान लिया कि पारित हो गया है, तो पारित होने के बाद ये कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के पास इस विधेयक के मामले में अपनी तीनों ही वीटो पावर का उपयोग करने की, वीटो शक्तियों का, तीनों शक्तियों का उपयोग वह कर सकते हैं। कौन सी, वीटो शक्ति का उपयोग, वह तीनों ही वीटो शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। अब स्थिति यह हो कि पारित ना हो, पारित ना हो तो क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान मैंने अभी आपको बताया, संयुक्त अधिवेशन होगा, ठीक है, क्या होगा बच्चे, संयुक्त अधिवेशन होगा। तो ये कंसेप्ट जो है सीधा सा सिंपल सा इसमें बता दिया है। लेकिन एक बात यहाँ पर जो है आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि यदि साधारण विधेयक, ठीक है, यदि साधारण विधेयक किसके द्वारा लाया गया, मंत्री द्वारा लाया गया है, मंत्री द्वारा लाया गया है, और यह लोकसभा में अस्वीकृत हो गया है, लोकसभा में क्या हो गया है, अस्वीकृत हो गया है, ठीक है, उसे अस्वीकार कर दिया है। शेयर कर दो जल्दी से, देख रहा हूं मैं कोई शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है, अस्वीकृत कर दिया है। तो अस्वीकृत कर दिया है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सरकार को त्याग पत्र देना होगा, सरकार को त्याग पत्र देना होगा। तो भाई ये बड़ा ही सरकार के लिए थोड़ा खतरनाक सा हो जाता है मामला, ठीक है। क्या खतरनाक सा हो जाता है कि यदि साधारण विधेयक मंत्री द्वारा, यानी कि अगर सरकारी विधेयक है वो लाया जाता है और लोकसभा में अस्वीकृत हो जाता है, लोकसभा में पास नहीं होता है, तो सरकार को त्याग पत्र देना होगा। तो सीधी सी बात है भाई, सरकार कहाँ है, लोकसभा में ही बनेगी। अब सरकार जो लोकसभा में बनेगी तो लोकसभा में तुमसे साधारण विधेयक पास नहीं हो पाया, जब तुमने साधारण विधेयक नहीं पास हो पाया, तुम कैसी सरकार है, कैसी मेजोरिटी है तुम्हारी, तुम्हारी तो कोई मेजोरिटी बची ही नहीं। जब मेजोरिटी नहीं बचेगी तो सरकार कहाँ से बचेगी, तो बहुमत की तो सरकार होती है। तो यहाँ पर इस वजह से त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। तो साधारण विधेयक सिंपल कंसेप्ट है, 107 में है, लोकसभा राज्यसभा में से किसी में भी लाया जा सकता है। राज्यसभा में यदि लोकसभा से आया है तो 6 माह तक रोक सकता है, राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है, और ये मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। लोकसभा राज्यसभा से पारित होने पर राष्ट्रपति अपनी तीनों शक्तियों का उपयोग इस साधारण विधेयक पर कर सकता है। अगर पारित नहीं होता है तो संयुक्त अधिवेशन का कंसेप्ट जो है इसमें लाया जाए, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और लोकसभा में अस्वीकृत हो जाए, अगर कहाँ से अस्वीकृत हो जाए साधारण विधेयक, लोकसभा में अस्वीकृत हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो बात अच्छे से समझ में
आ जानी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन माइंड में अब नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि जो भाई इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक, तो ये है क्या? संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक क्या है, इस चीज को थोड़ा सा अब हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो संयुक्त बैठक है, ठीक है, वो आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो एक बेसिक पॉइंट है। बेसिक पॉइंट क्या कि किस अनुच्छेद में है? जिनको भी पता है कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दें, क्योंकि मैं ये पीछे भी कई बार बता चुका हूं कि संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है। यहां तक तो आप भी बता सकते हैं कि ये किसके द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन को, और यहां तक आप ये भी बता सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो ये जो इतना मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों से उतना पूछ लिया है। तो हेडिंग हो गई हमारी। जल्दी से जो भी मैंने पूछा है कमेंट बॉक्स में डाल दो। इतने में यहाँ लिख देता हूँ, संयुक्त अधिवेशन या बैठक। ठीक है, ज्वाइंट मीटिंग। तो जी जो संयुक्त अधिवेशन है, सबसे बड़ी फैक्चुअल बात कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है बच्चे 108। क्या अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 108। तो 108वें संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो क्या बताते हैं? ये बताते हैं संयुक्त अधिवेशन के बारे में कि ये संयुक्त अधिवेशन जो होगा वो ये ऐसे ऐसे होगा। तो संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो किन परिस्थितियां होती हैं? कि परिस्थितियां ये होती है कि विधेयक के मामले में दोनों सदनों के बीच में गतिरोध हो जाए, है ना, कि वो एक सदन जो है दूसरे सदन के द्वारा लाए गए विधेयक को अस्वीकृत कर दे। ठीक है, या फिर एक सदन ने उस पर कुछ संशोधन करके भेजा है तो उस संशोधन को अस्वीकृत कर दे, उसे मानने से मना कर दे, या फिर विधेयक को ही खारिज कर दे। तो उन स्थितियों में, या फिर एक कंडीशन ये भी होती है कि राज्यसभा 6 महीने से ज्यादा किसी विधेयक को रोक कर बैठ गई है, तो भी जो है संयुक्त विधेयक, संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है। तो इसके 3 कारण मुख्यतः हमें देखने को मिलता है कि संयुक्त अधिवेशन हम क्यों लाते हैं। तो जो बताया गया है कि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत हो जाए। जो विधेयक है, विधेयक दूसरे सदन द्वारा, दूसरे सदन, अब दूसरा सदन मतलब इस बात को समझिए कि एक जो विधेयक है, मान लो ये जो विधेयक लाया गया, ये विधेयक लाया गया राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा से पास होकर दूसरे सदन में गया। दूसरा सदन माने लोकसभा। ठीक है, लोकसभा हो गया दूसरा सदन। अब दूसरा सदन ने क्या किया कि इस विधेयक को क्या कर दिया? अस्वीकृत कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। अब राज्यसभा ने कहा हाँ तुम अस्वीकृत करोगे हमारे विधेयक को, हम तो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं माना? हम तो मानेंगे ही नहीं, तुम्हें दोबारा से स्वीकृति देनी पड़ेगी, संशोधन बताओ हमें क्या करना है, नहीं तो ज्वाइंट मीटिंग बुलाओ, हम लोग दोबारा से लेके आएंगे। ये तो उस पर ही झगड़ा शुरू हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो सीधा मान लिया कि जो विधेयक है दूसरे सदन ने अस्वीकृत कर दिया, तो इस वजह से हम संयुक्त अधिवेशन को ला सकते हैं। इसी तरीके से सदन विधेयक में किए गए संशोधन मानने से मना कर दे। ठीक है, कि जो सदन है, दूसरा सदन, पहला सदन, पहला सदन विधेयक में किए संशोधन मानने से क्या कर दे? मना कर दे। पहला सदन मतलब अब ऐसे ही ले लो, इसी उदाहरण को ले लो कि राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा ने लोकसभा में भेज दिया पास करके। लोकसभा ने कहा कि भाई ये चीज़ संशोधित कर लो, अमेंडमेंट कर लो, इसमें ये चीज़ अमेंड कर लो। तो राज्यसभा ने कहा है तुम बताओगे हमें, तुम सिखाओगे, हम उच्च सदन है, हमें ज़्यादा पता है, तो हम संशोधन नहीं करेंगे। ठीक है, तब इस बात पर लड़ाई छिड़ गई दोनों में। अब यहाँ पर इस मामले में भी संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है। तीसरी और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यदि राज्यसभा क्या कर दे? किसी विधेयक पर बैठ गई है ना, किसी विधेयक को लेकर बैठ गई है, भूल गई है रख के। ठीक है, कितने महीने के लिए? 6 माह के लिए। ठीक है, 6 माह से ज़्यादा, 6 माह से अधिक हो गए हैं और उस विधेयक पर बैठ गई है अच्छे से कि हम इसे तो पास ही नहीं करेंगे, उसे लेकर ऐसे ही बैठ गई है, तो उसे 6 महीने से ज़्यादा जो है उसने रोक के रख लिया है। तब इन कंडीशन में, ये 3 जो कंडीशन है आपके सामने, इन कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन को हम बुला सकते हैं और उस पर बात कर सकते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन जो लाया जा सकता है
वो किन किन विधेयकों के मामले में लाया जा सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि जो संयुक्त अधिवेशन है, यहाँ सीधा सीधा लिख देता हूँ 108 नंबर से समझ जाइएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, आर्टिकल की, आर्टिकल 108 की। तो जो 108 है, यानी कि जो आर्टिकल 108 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन है 108 लाया जा सकता है या नहीं, है ना। तो इसको देख लेते हैं। देखो साधारण विधेयक है, कैसा विधेयक, साधारण विधेयक, और एक वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक का टाइप 1 हो या टाइप 2 हो कोई मतलब नहीं है, उन दोनों के में अगर इन मामलों में गतिरोध हो, साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध हो या फिर वित्त विधेयक को लेकर गतिरोध हो, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त अधिवेशन हम ला सकते हैं, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन को आहूत किया जा सकता है ना, थोड़ा लैंग्वेज अगर ले लें तो आहूत किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब वहीं देखें तो किन मामलों में नहीं लाया जा सकता है, तो वही सबसे पहले की जो धन विधेयक होता है, अभी मैंने आपको बताया धन विधेयक के मामले में, और एक संविधान संशोधन के मामले में, संविधान संशोधन का जो विधेयक है उसके मामले में। तो जो 4 विधेयक हम लोग पढ़ रहे हैं, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, ठीक है, ये 4 पढ़ रहे हैं। तो इन 4 में से साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में तो आहूत किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में आहूत नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, अनुच्छेद आपका 108, जिसमें जो अनुच्छेद 108 लाया जा सकता है वो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में लाया जा सकता है, और 108 का मतलब संयुक्त अधिवेशन और धन विधेयक और संविधान संशोधन के मामले में ये नहीं लाया जा सकता है। तो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर हम देखें अध्यक्षता की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं अध्यक्षता की। ये तो हम जानते ही हैं सभी कि किसके द्वारा आहूत किया जाता है, ये आहूत किया जाता है, यानी कि आहूत का मतलब क्या हो गया, आहूत का मतलब हो गया बुलाना, ठीक है। तो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, ठीक है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे वह संयुक्त अधिवेशन को आहूत करेंगे, बुलाएंगे, ठीक है। तो सीधा सा कंसेप्ट कि अगर आहूत करना है इन 3 मामलों में और इन 2 विधेयकों के मामले में, तो आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति आहूत कर दिया, अब अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता। तो अध्यक्षता करने के लिए कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है बच्चे, लोकसभा अध्यक्ष होता है। अब मान लिया कि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो दिमाग में तो आंसर आ ही गया होगा, एकदम फटाक से आंसर आ गया होगा कि कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब मान लो कि ये भी उपस्थित है, चले गए हैं छुट्टी पे थोड़ा घूमने फिरने, बहुत चिक चिक हो रहा था सदन में, तो थोड़ा दिमाग को ठंडा करने के लिए घूमने फिरने चले गए हैं, तो ये भी अनुपस्थित है। तब कौन करेगा, तब राज्यसभा का कौन करेगा, सभापति या उपसभापति, तो यहाँ करेगा उपसभापति, ठीक है। सभापति नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और सभापति कहाँ का, राज्यसभा का जो सभापति है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पढ़ाए थे तो अच्छे से बताए थे, सदन का सदस्य नहीं होता है, समझे, क्लियर है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष, फिर उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। मान लिया कि भैया ये भी अनुपस्थित हो गए, तो बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये भी चले गए छुट्टी लेकर, तो तब संयुक्त अधिवेशन की जो संख्या है ना, जो लोग बैठे हैं अधिवेशन करने के लिए, जो भी कुल संख्या है सदस्यों की, संयुक्त अधिवेशन के सदस्यों की जो संख्या है वो डिसाइड करेगी कि कौन होगा हमारा अध्यक्ष। वो अपने में से ही किसी को चुन लेती है, और सभापति या उसके अध्यक्ष के रूप में सदस्यों द्वारा ही संयुक्त बैठक के फिर अध्यक्ष को नियुक्त कर लिया जाता है। तो बात समझ में आ गई। अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है, सामान्य स्थितियों में अनुपस्थिति पर उपाध्यक्ष द्वारा, उनके अनुपस्थिति पर राज्यसभा के
उपसभापति द्वारा होगा, लेकिन राज्यसभा के सभापति द्वारा नहीं होगा साधारण परिस्थितियों में। इस बात को और ध्यान रखिएगा, साधारण स्थितियों में। कैसे बच्चे? साधारण स्थितियों में। किसी प्रकार की असाधारण स्थिति आ गई, ऐसी कोई स्थिति आई नहीं है, इसीलिए कुछ नॉलेज में चीजें नहीं है कि यह स्थिति कैसी हो सकती है। वो जब आती, अगर कभी आ सकती है तो चीजें बनकर आएंगी, सामने निकल कर आएंगी। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो संयुक्त अधिवेशन होता है, इस संयुक्त अधिवेशन को लाने के लिए एक संख्या चाहिए होती है। यानी कि जो संयुक्त की अगर हम बात कर रहे हैं तो संयुक्त से आप लोग मतलब तो अच्छे से समझ ही रहे होंगे। संयुक्त का मतलब क्या कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य एक जगह बैठ जाएंगे, है ना। संयुक्त का मतलब तो आप यही समझ रहे हैं, लेकिन क्या सभी सदस्य बैठ जाएंगे, है ना। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो क्या जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है इनके सभी सदस्य बैठ जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्या होगा या नहीं होगा? तो जो टोटल मेंबर्स हैं वो सभी यहाँ पर बैठ जाएंगे सदन में? तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोरम डिसाइड किया जाता है। कोरम का मतलब क्या होता है हिंदी में? कोरम का गण पूर्ति, है ना। मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि किसी भी सदन की कार्रवाई करने के लिए, मैंने कहाँ पे बताया था कि किसी भी सदन की कार्रवाई करने के लिए एक मिनिमम संख्या होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं या गणपूर्ति कहते हैं हिंदी में। तो जो गणपूर्ति है वो होनी चाहिए। और ये गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों। कैसे? कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। इसमें भी क्या होगा? 1/10वां भाग जो है वो कोरम होना चाहिए। कि बैठक की कार्यवाही जो है वो कैसे होगी? जब दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 110वां भाग आएगा तो कोरम की पूर्ति होगी, यानी गणपूर्ति होगी। तभी संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही होगी। और संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही जो चलेगी वो लोकसभा के नियमों के आधार पर चलेगी, ना कि राज्यसभा के नियमों के आधार पर चलेगी, ठीक है। दोनों के अपने अपने कुछ नियम हैं, तो उनके आधार पर किसके बैठक की कार्रवाई किसके नियम पर चलेगी? तो लोकसभा के नियमों पर चलेगी, राज्यसभा के नियमों पर नहीं चलती है। तो संयुक्त बैठक में जो कोई भी विधेयक है वो पास जो होता है उसके लिए क्या चाहिए होता है कि दोनों सदनों का जो सदस्य बैठे हुए हैं, दोनों सदनों के जो उपस्थित सदस्य हैं, तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की जो संख्या है उसका बहुमत। सिंपल, वही वाला जो है 50% +1 वाला कंसेप्ट मैंने कल आपको समझाया था, ठीक है। उपस्थित और मतदान करने वाले, है ना। उपस्थित और मतदान वाला कौन सा है? जो साधारण बहुमत वाला कंसेप्ट है, ठीक है। कि जो साधारण जो टोटल मेंबर्स होंगे जो उपस्थित हैं और जो मत कर रहे हैं उनका 50% +1 वाला कंसेप्ट आप लगा दीजिए, वो उस हिसाब से पारित होना चाहिए। देखिए मुख्यतः जो लोकसभा होता है उसकी संख्या ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है, 543 सदस्य हैं, है ना। तो इसी तरीके से राज्यसभा में देखेंगे तो 245। तो यहाँ पे जो संख्या क्या है? कम है राज्यसभा की, तो लोकसभा को जो है ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है कोई भी विधेयक यहाँ से अधिवेशन पारित होता है। देखिए एक रोचक तथ्य ये भी है कि हमारे देश में जो संयुक्त अधिवेशन का कंसेप्ट है या अनुच्छेद 108 का जो उपयोग किया गया है 1950 से लेकर अब तक, कब से? 1950 से लेकर अब तक वह केवल और केवल कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया है, ठीक है। केवल 3 बार ही जो है संयुक्त अधिवेशन यानी कि अनुच्छेद 108 का उपयोग किया गया है, ठीक है। कब किया गया? संयुक्त बैठक जो बुलाई गई है दोनों सदनों की, कब कब बुलाई गई? 3 मामलों में बुलाई गई। कौन कौन से मामले? एक नजर डाल लीजिए। एक दहेज निषेध अधिनियम विधेयक होगा, ठीक है। अधिनियम तो तब बाद में बनेगा, ठीक है। शुरुआत में क्या था? विधेयक होगा, विधेयक 1960। तो 1961 में इनके लिए बैठक बुलाई गई थी। एक बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, ठीक है। बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977। आतंकवाद निवारक विधेयक 2000, आतंकवाद निवारण विधेयक 2000, ठीक है।
तो ये 3 ऐसे विधेयक रहे हैं 1950 के बाद, वर्ष 1950 के बाद, यानी कह सकते संविधान जो हमारा लागू हुआ उसके बाद से हम अब तक अगर देखें तो इन 3 मामलों में ही क्या लाया गया है, 108 का उपयोग किया गया है, संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक का उपयोग किया गया है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ तक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या कंसेप्ट इसमें रहा है। तो आज जो भी कंसेप्ट पर हमने बात की, धन विधेयक, वित्त विधेयक क्या होते हैं, इनमें बेसिक अंतर क्या होता है, इसके अलावा जो संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया है वो तो पिछली क्लास में हमने देखा था, संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है वो हमने देख लिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नए टर्म्स आपको देखने को सुनने को मिले होंगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, बताइए कि कैसी क्लास आपको लगी है, हमारी जो एफर्ट्स हैं वो आपको कितना लाभ पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों को, जितना आप सपोर्ट करेंगे और शेयर करेंगे उतना ही हम लोग है आप लोगों के लिए और अच्छी क्लासेस को लेकर आने की कोशिश पूरी करेंगे, क्योंकि मनोबल बढ़ता है, एक जो है अंदर से एक आवाज़ आती है कि हाँ हम मेहनत जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे जो कुछ संसदीय समितियां हैं उन विषयों पर बात करेंगे, अक्सर उनसे, जैसे उपक्रम जो लोक उपक्रम समिति है, प्राक्कलन समिति है, ऐसी कुछ जो महत्वपूर्ण समितियां हैं संसद की जिनसे क्वेश्चंस अक्सर पुटअप किए जाते हैं। तो लगातार क्लास के साथ बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और इसी के साथ रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए, 9 बजे रोज आ जाया कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।